पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 4। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। किससे? गैसियस आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का अर्थ क्या होता है? नॉट इफेक्टेड बाय द अदर एटम, किसी भी अदर एटम से इफेक्टेड नहीं होता चाहिए, वैसा गैसियस एटम होना चाहिए। तो आयनाइजेशन एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और वह एनर्जी क्या कहला जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो उसके न्यूक्लियर चार्ज क्षेत्र में रहेगा, उसके एरिया से उसको इतना दूरी तक करेंगे जहां पर कि उसकी एनर्जी जो है इफेक्ट खत्म हो जाए। तो वहां पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसका जो वो उसके क्या होगा, जेड इफेक्टिव के रेंज से बाहर हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक नए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो इसकी जो ए एटम है, अगर उसको गैसियस एटम है तो उसके रिमूवल से जो उसके आयनाइजेशन फर्स्ट होगी वो ए की होगी। लेकिन अब आयनाइजेशन के बाद वो केटायन बना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैसियस एटम ए केटायन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो Ag2+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो इससे क्या हो जाएगी, ये इसको अगर ए के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होगा ए के लिए। लेकिन यही क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसके लिए? केटायन Ag+ के लिए। अगर वैसे ही अगर Ag2+ से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो Ag3+ बनेगा। और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड होगा किसके लिए? ए गैसियस एटम के लिए। और यही क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 किसका होगा? +1 केटायन के लिए। और यही आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगा किसके लिए? सेकेंड 2+ केटायन के लिए। तो हमको ये देना पड़ेगा कि ये किसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछा है, तो हमको केटायन को ध्यान देखना पड़ेगा। अगर इस प्रोसेस को ओवरऑल प्रोसेस को हम शो करें तो क्या होगा, Ag से Ag3+ बना तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और डेल H में चेंज आया। और हम जानते हैं कि जनरली क्या होगा कि 3 एक्साइटेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि ये इजी होता है। इसके बाद बहुत टफ होता है, हालांकि थर्ड भी बहुत टफ होता है, लेकिन हम इतना दूर तक एक्साइटेशन कराते हैं। अगर हम हैश लॉ को देखें तो ओवरऑल प्रोसेस में अगर हैश लॉ आएंगे, जो डेल एच में जो चेंजेस आएगा वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड के बराबर होगा। तो इससे भी क्वेश्चन गिवन होता है कि कभी कभी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकेंड दे देगा और डेल एच दे देगा, और पूछेगा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड कितना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनली होता है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो मतलब ज्यादा अच्छे से बाइंड करके रखेगा एटम को, इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए हमको ज्यादा क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। तो इस प्रकार जेड इफेक्टिव क्या होता है, प्रोपोर्शनली होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। लेकिन साइज अगर ज्यादा है तो हमको इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, उसमें जेड इफेक्टिव कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे जिसको इजिली निकाला जा सकता है। वैसे ही शिल्डिंग इफेक्ट सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि शिल्डिंग अगर कम है, ज्यादा है, शेडिंग अगर ज्यादा है तो हमको क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन सॉरी, शेडिंग ज्यादा है तो क्या होगा कि साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कहाँ पर लगता है, इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पर n सेम हो, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो और एजिमुथल क्वांटम नंबर l जो है डिफरेंट हो, वहीं पर इफेक्ट करता है। अगर हम देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये कहाँ पर वर्क करते हैं, सिर्फ एडजेसेंट पे वर्क करते हैं। अगर उसके बीच में एक एटम आ जाए तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसको हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। अगर सेकंड पीरियड में देखें, इसके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में, तो क्या होगा कि लिथियम से बेरिलियम में क्रमशः आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी, क्योंकि 2s1 और 2s2 है। लेकिन 2p1 होते ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फीलिंग किस में हुआ है, 2p1 में, बोरॉन में। तो इससे क्या है कि यहाँ पर पेनिट्रेशन डोमिनेट करने का, और क्या होगा, क्योंकि n दोनों में बराबर है और l डिफरेंट है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इसमें पेनिट्रेशन वर्क करेगा। और पेनिट्रेशन वर्क करने के बाद s जो है ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, तो इसमें कारण इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी बेरिलियम में, बोरॉन से ज़्यादा होती है। अगर हम देखें इसके बाद क्रमशः हम जानते हैं कि पीरियड में हम जाने से क्या होगा, 0.65 n+1 जो रहता है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करना चाहिए, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए।
लेकिन एक एक्सेप्शन और आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है कि जो कि ज़्यादा स्टेबल है, और ऑक्सीजन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है, और इसके कारण क्या होता है उसका जेड इफेक्टिव पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी वर्क करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण इसमें इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन की क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दोनों में ही पेनिट्रेशन इफेक्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बस एडजेसेंट एटम पे वर्क है, उसके बाद के एटम पे वर्क नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो ऑलवेज हाईएस्ट इन सेम पीरियड कौन, नियॉन। नियॉन क्या है कि हमेशा ज़्यादा होगा, ये सबसे स्टेबल है, ये अक्रिय गैस रहता है, जिसके कारण ये किसमें इससे आयनाइजेशन एनर्जी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज़्यादा होगा। अगर इसके सेम अगर हम निकाल दें, क्या पॉजिटिव चार्ज ले आए, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, केटायन बना दें, तो उसके बाद क्या होगा, लिथियम जो है क्या किसकी तरह बन जाएगा, हीलियम की तरह, Li+। तो इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा, और बाकी का उसी तरह होगा जैसे कि ऊपर में था। बस इसमें क्या हो जाएगा, बेरिलियम की जगह बोरॉन क्या बन जाएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट दिखाने वाला बन जाएगा, और कार्बन प्लस से ज़्यादा रखेगा बोरॉन प्लस, और ऑक्सीजन प्लस ज़्यादा रखेगा फ्लोरीन प्लस से, क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट करेगा। अब नियॉन जो है हाईएस्ट नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसने खो दिया है क्या, अपना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जबकि लिथियम ने अपना हीलियम की तरह नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लिया है। उसी प्रकार अगर हम 2 पॉजिटिव करके भी इसको देख सकते हैं। अब अगर हम देखें कि अगर हम Li+ जो 1s और 2s में देखें, तो 1s और 2s में तो सेम होता है क्या कि अगर ग्रुप में हम नीचे की ओर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन ईजी हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण सीजियम का जो है साइज क्या हुआ था, ज़्यादा हुआ था फ्रांसियम से, और बेरिलियम का साइज रेडियम से ज़्यादा हुआ था। इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर अब आयनाइजेशन में क्या हो जाएगा कि फ्रांसियम का आयोनाइजेशन सीजियम से ज़्यादा हो जाएगा, बेरिलियम का आयोनाइजेशन रेडियम से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम डी ब्लॉक में जाएं तो डी ब्लॉक में हम जानते हैं कि स्काई लैक में क्या होता है, किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है। इसमें ना इसके पहले डी आया होता है, न ही इसके पहले एल आया होता है। ये तो खुद डी है तो इसका डी का इफेक्ट तो ये शो नहीं करेगा, लेकिन इसके पहले एल नहीं आया होता है। तो इसके कारण क्या होता है, थर्ड ग्रुप में ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे की ओर जाने पर क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जाएगा, और स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बाकी में क्या होता है, लेंथेनम के बाद क्या आ जाता है, डी एल सॉरी लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण 4D से 5D में क्या होता है, साइज बराबर रह जाता है। साइज बराबर हो जाता है लेकिन जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। किसमें, खासकर हम डी ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं। क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज जो है कांस्टेंट रह जाता है लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन के कारण, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए 4D से 5D में हम जब भी जाएंगे तो स्कैंडियम वाले ग्रुप, थर्ड ग्रुप को छोड़ के 4 से 12 तक 4D से 5D में हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। दिस ऑलवेज वर्क 4D टू 5D। बस थर्ड पीरियड में ये वर्क नहीं करेगा। थर्ड पीरियड में क्या होगा कि जनरली हमको क्या होना चाहिए, थर्ड पीरियड के पहले या फोर्थ पीरियड के पहले लेंथेनाइट तो नहीं आ रहा था, तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए कि ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर क्या होना चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, आयोनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए थी। ये फॉलो करता है मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक। इसके अलावा तिवकर्णी, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो इसको तिवकर्णी से याद रख लेंगे कि जो फॉलो नहीं करते हैं तिवकर्णी है, और जो फॉलो करते हैं वो मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक है। इसे हम राइट के टिक से भी याद रख सकते हैं कि थर्ड पीरियड वाला मिडिल में आ जाएगा, सबसे स्टार्टिंग राइट के टिक के पॉइंट पे, और इसके जो डाउनवर्ड होता है राइट में, उसमें क्या आ जाएगा, सबसे फोर्थ पीरियड एटम आ जाएगा, और सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, रेडियम। तो ये नॉर्मल ट्रेंड को दर्शाता हुआ होगा राइट टिक। लेकिन तिवकर्णी क्या होगा, एक्सेप्शनल केस को दर्शाता हुआ होगा, और एक्सेप्शनल केस भी वेरी करता है क्या, साइज और जेड इफेक्टिव इसी कारण ही आता है। तो नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए था, 4 से 12 तक
5D सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, फिर 3D, फिर 4D। लेकिन क्या त्रिवकर्णी में ऐसा नहीं होता है। त्रिवकर्णी के 3D से 4D में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, और 4D से 5D तो सब में ही बढ़ेगा। अब अगर एस ब्लॉक के देखें, अगर हम किससे कनेक्ट करना चाहें, पी ब्लॉक से, तो एस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बेरिलियम की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है, एंटीमनी की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और आर्सेनिक की आयोनाइजेशन एनर्जी सब ज़्यादा होती है। तो हम अगर इसको कनेक्ट करना चाहें तो क्या होगा, बेरिलियम से आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका भी पी ब्लॉक में आर्सेनिक से ज़्यादा है, तो उसकी सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक वालों से ज़्यादा होगी। और अगर एंटीमनी से जिसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है पी ब्लॉक वालों की, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एस वालों से सबसे कम होगी। इस तरह हम एस ब्लॉक को पी ब्लॉक से आयोनाइजेशन एनर्जी के रूप में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अगर थर्ड पीरियड की बात करें, स्कैंडियम थ्योरी विजेकर मैंने फेरन हैंसम कोबाल्ट निकल कोबाल्ट जिंक, तो इसके लिए अगर हम एक फॉर्मूला अपनाते हैं कि इसमें तो हम नॉर्मल टेंशन नहीं निकाल सकते, ये वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ही ऐसा है जो पूरा पूरा एक्सपेरिमेंटल डिपेंड करता है। हम ऑर्गेनिक में कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम, और फिजिकल में हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, प्रैक्टिकली होता है। तो न जाने फिर कोमल क्यों नहीं मानती, वो भी कर सकती है। इस फॉर्मूले के आधार पे हम निकाल सकते हैं, ना से आ जाएगा, सॉरी, जाने से आ जाएगा जिंक, फिर से आ जाएगा आयरन, कोमल से कोबाल्ट, क्यों से कॉपर, नहीं से निकिल, मानती से मैग्नीशियम और टाइटेनियम, और वो से वेनेडियम, और कर से क्रोमियम, और इस शक्ति से स्कैंडियम। इस तरह से हम पूरा निकाल सकते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।